अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 इज विच वन इज कॉम्प्लेक्स मीडियम? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी सेल वॉल एंड ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। अगर हम कॉम्प्लेक्स मीडियम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मीडियम आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कॉम्प्लेक्स मीडियम इज दैट मीडियम विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड विच हैव वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट और एनिमल टिश्यू। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो वाटर इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, while ऑप्शन बी इज सॉइल which is rich in nutrients and which have the water soluble extract of plant or animal tissue. So option B is correct option which is soil, और ऑप्शन सी और डी जो है वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म तो ये इस कॉम्प्लेक्स मीडियम की कैटेगरी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 62, experiment of vaccine of AIDS is conducted in option A animal, option B birds, option C animals and option D humans. तो अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम एंड एड्स इज कॉज्ड फ्रॉम HIV प्रोग्रेशन ओनली अकर इन ह्यूमंस। HIV प्रोग्रेशन की वजह से एड्स जो काज होता है ह्यूमन में तो वो HIV की वजह से होता है, और HIV जो है इट स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV also the word HIV also shows that this is caused in human, the virus which causes immunodeficiency disease in human. So AIDS, the vaccine which are used to prevent the spread of AIDS is also conducted in human because this disease is caused in human. So that's why the correct option is option D which is human। यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ वैक्सीन जो है वो जो है ह्यूमन में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि एड जो है वो ह्यूमन में होता है, और एड जो है वो किस वजह से होता है? HIV की वजह से। और HIV जो है HIV इज अ वायरस दैट इट टेक एंड डिस्ट्रॉय सेल्स इन इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सो दैट्स व्हाई द एक्सपेरिमेंट ऑफ वैक्सीन ऑफ एड्स इज कंडक्टेड इन ह्यूमंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, production of identical copies of organism is called option A special technique, option B cloning, option C tissue culture technique and option D culture technique. So identical copies of organism की बात करें तो अगर ये मैंने क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 50s में एक क्वेश्चन था जिसकी में क्लोनिंग की बात थी, तो क्लोनिंग की डिफिनेशन मैंने वहां पर भी की थी कि क्लोनिंग इज द टेक्निक इन विच द clones of organism are produced. Clones means copies of organism are produced which are identical in their characteristic, यानी वो ऐसी copies organism के हम बना लेते हैं बहुत ज़्यादा थ्रू मैनी टेक्निक, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या PCR के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा कॉपीज बना लेते हैं जो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, जो कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो कॉपीज होती है वो कम्प्लीटली सेम होती हैं। तो इसमें से आइडेंटिकल कॉपीज की बात करें तो इसमें का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो है क्लोनिंग है। एंड टिश्यू कल्चर और ये चीज़ जो है ये दीज ऑल समथिंग एल्स जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है थ्रू नॉन लिविंग टेक्निक। Question number 64, constant or uniform fact of nature is option A experiment, option B theory, option C scientific law and option D art। अगर हम साइंटिफिक थ्योरी की बात करें या साइंटिफिक लॉज की बात करें तो साइंटिफिक लॉ जो है वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन या रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमें मिल जाती हैं। और जो अगर हम साइंटिफिक थ्योरी की बात करें तो साइंटिफिक थ्योरी वो फ्रेमवर्क होती है ऑब्जर्वेशन की या फैक्ट्स की जो जिसमें चेंजेस की जा सकती हैं, यानी थ्योरी में चेंजेस की जा सकती हैं जबकि लॉ में चेंजेस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर, यानी कॉन्स्टेंट फैक्ट यानी यूनिफॉर्म फैक्ट वो फैक्ट हो जो जिसमें चेंजेस ना की जाए, मतलब जिसमें कोई चेंजेस पॉसिबल ना हो। तो जिसमें चेंजेस पॉसिबल ना हो उसे हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं, जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिल जाए। जबकि साइंटिफिक थ्योरी जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है ऑब्जर्वेशन की या फैक्ट्स की, एक ऐसी फ्रेमवर्क होती है जिसमें चेंजेस की जा सकती हैं, वो कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म फैक्ट नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो है साइंटिफिक लॉ है। एंड साइंटिफिक लॉ आर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर विच आर नॉट चेंज्ड and which can we can get about scientific law which are not changed. Question number 65,
Which what reduce pollution of heavy metal? Option A fungi, option B algae, option C toxic material and option D none of them. Okay, heavy metal की pollution कौन रिड्यूस करता है? फंजाई रिड्यूस करती हैं या एल्जी रिड्यूस करती हैं या टॉक्सिक मटेरियल या नन ऑफ देम। तो टॉक्सिक मटेरियल तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो तो खुद ही टॉक्सिक होती हैं, तो वो कैसे हेवी मेटल्स की पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। एल्जी भी इसमें नहीं आएगा। जबकि फंजाई में अगर हम माइक्रोराइजा की बात करें तो माइक्रोराइजा इज अ फंजाई एंड विच कैन रिड्यूस हैवी मेटल स्ट्रेस या हैवी मेटल पोल्यूशन। एंड हैवी मेटल में हम कौन कौन सा मेटल है, जैसे कि हमारे पास क्रोमियम है, जिंक है, मरकरी है, फ्लोरीन है। तो डेड फंगल बायोमास जो है वो रिमूव हैवी मेटल पोल्यूशन। तो हैवी मेटल पोल्यूशन को जो है फंजाई में डेड फंगल बायोमास जो है, या हम माइक्रोराइजा की एग्जांपल ले लें तो वो हैवी मेटल की पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है या रिड्यूस करता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो है हमारे पास फंजाई। Question number 66. Animal cannot be reproduced by option A cloning, option B gene therapy, option C eugenic aims and option D tissue culture technique. Parents से डॉटर्स बनने को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें पेरेंट से दो पेरेंट जो है उसे डॉटर्स हमारे पास आ जाए तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें से फादर का एन और मदर का एन ये कंबाइन होके 2n हमारे पास बनाता है, जो है डॉटर है और ये जो है ये पेरेंट है। तो इसमें से इसका डिफरेंस होता है, ये पेरेंट्स में n होता है और जबकि डॉटर में 2n होता है। जबकि अगर हम क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग में आइडेंटिकल कॉपीज बनते हैं, यानी n हमारे पास दो कॉपीज हैं, इसमें भी n है और इसमें भी n हमारे पास डीएनए या क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ दिस है। तो इसमें से बिल्कुल सेम होते हैं। तो रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में हम क्लोनिंग नहीं कह सकते, यानी क्लोनिंग में कम्प्लीटली दो ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली सेम होते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन में कम्प्लीटली सेम नहीं होते, उसमें क्रोमोसोम का डिफरेंस होता है। तो इसी वजह से क्लोनिंग इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। जबकि अगर हम जीन थेरेपी की बात करें तो जीन थेरेपी जो है हमारे पास जीन थेरेपी क्या होता है? जीन थेरेपी व्हेन डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू पेशेंट टू ट्रीट जेनेटिक डिजीजेस, यानी अगर किसी पेशेंट में जेनेटिक डिजीजेस हो या जीन्स में कोई ऐसी खराबी आ गई हो और उसकी वजह से डिजीज़ कास्ट हो गई हो, तो उसमें डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जीन थेरेपी के टेक्निक को यूज़ करते हैं और जिसमें यानी डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। तो उस वजह से रिप्रोडक्शन में हमेशा डीएनए पेरेंट से डॉटर को ट्रांसफ़र होती है और जीन थेरेपी में भी यही प्रोसीजर होता है। तो ये भी इसमें रिप्रोडक्शन में आते हैं। जबकि अगर ऑप्शन सी यूजेनिक एम्स है, यूजेनिक एम्स किसे कहते हैं? यूजेनिक एम्स इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन स्पीशी बाय सेलेक्टिवली मैटिंग पीपल विद स्पेसिफिक डिज़ायरेबल हेरिडिटी ट्रेट, यानी ह्यूमन स्पीशी मैटिंग के थ्रू जो है, सेलेक्टिवली मैटिंग के थ्रू जो है ह्यूमन में जो डिजीज़ आ जाते हैं हेरिडिटी की वजह से, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। और इसमें भी डीएनए ट्रांसफ़र होती हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन में होती हैं। तो ये भी इसमें इस कैटेगरी में हमारे पास इंक्लूड है। जबकि ऑप्शन डी जो है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक की अगर हम डिफिनीशन करें तो टिश्यू कल्चर टेक्निक इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें से भी ग्रोथ है यानी रिप्रोडक्शन है, तो ये भी रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जब तो ये 3 ऑप्शन जो है बी सी डी ये रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जबकि ए जो है ये नहीं आती क्योंकि इसमें डीएनए ट्रांसफर नहीं होती, इसमें सिर्फ कॉपीज बनते हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन विच इज क्लोनिंग एंड एनिमल कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 67. The chemotherapy chemical may option A kill cancerous cell, option B kill normal cell, option C both A and B, and option D none of the above. Chemotherapy is the technique in which the cells, cancerous cells या normal cells can be destroyed with the help of some chemicals. It may be cytotoxic or it may be drugs. So वो chemicals जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कीमोथेरेपी
बहुत ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो कैंसरस डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये नहीं देखते कि ये कैंसर सेल है या नॉर्मल सेल है, ये सेल अच्छे हैं या नहीं अच्छे, लेकिन ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम कैंसर सेल्स के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करें तब भी ये डिस्ट्रॉय करेगा थ्रू केमिकल्स, और अगर नॉर्मल सेल को एक्सपोज करे कीमोथेरेपी के लिए तो वो उसे भी किल करेगा। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ बोथ ए एंड बी, यानी किल कैंसर सेल एंड किल नॉर्मल सेल। Question number 68. Who discovered cell? Option A Lawrence Ocken, option B Schwann, option C Robert Brown and option D Robert Hooke. अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. How Robert Hooke discovered cell? He remarked that it looked strangely similar to cellula or small rooms, thus deriving its name. And he conducted an experiment and he observed that there are small, strangely similar or small rooms, which he called cellula, and later on we call it cell. So it was discovered by Robert Hooke. Option D is correct option, which is the Robert Hooke, and Robert Hooke discovered cell. Question number 69. Who discovered nucleus? Who discovered cell nucleus? So option A Lawrence Ocken, option B Schwann, option C Robert Brown and option D Robert Hooke. Robert Hooke discovered cell, so here option C is correct option, which is Robert Brown, and Robert Brown discovered cell nucleus in 1831. First of all, Anton von Leeuwenhoek in 18th century, he first observed its structure in a sample of salmon blood, and its intricate detail were furnished by Robert Brown in 1831. So Robert Brown discovered cell nucleus, which is option C, which is the correct option. Question number 70. Cell theory was put forth by option A Lawrence Ocken, option B Schwann, option C Robert Brown, option D Robert Hooke. Robert Hooke discovered cell, option D is incorrect, option C Robert Brown, or Robert Brown discovered cell nucleus, which is also incorrect, and option B is the correct option, which is Schwann. So अगर हम cell theory की बात करें तो Tudor Schwann in 1839 discovered cell theory. And what is cell theory? So cell theory has three postulates. The first one is all living organisms are composed of one or more cells. यानी एक या बहुत one or more cells can form living organism. Cell theory, and which was put forward by Tudor Schwann in 1839. So option B is the correct option, which is Schwann. Question number 71. Activities of life are controlled by option A tissue, option B cell, option C heart and option D brain. So activities of life are controlled by, अगर हम लाइफ की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इन सेल न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल where genetic information or DNA is stored. So nucleus can control the activities of cell and cell can control the activities of life. Nucleus tell the rest of cell what to do and what activities to carry out. So we called the nucleus the control center and the central controlling part of the cell, which can control the activities of cell, and the cell is the part which can control the activities of life. So option B is the correct option, which is cell. Question number 72. New cells are formed by option A automatically, option B tissues, option C pre-existing cells and option D all of them. अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी के थर्ड पोस्टुलेट को हम रीड करें तो थर्ड पोस्टुलेट में ये बात इसके करेक्ट ऑप्शन का हमें पता चल सकता है। करेक्ट थर्ड पोस्टुलेट जो है सेल थ्योरी की वो ये है कि सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स with cells passing copies of their genetic material onto their daughter cell. यहाँ पर क्वेश्चन में है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो ऑप्शन सी की तरफ अगर हम चले जाए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी न्यू सेल जो है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल जो हमारे पास होते हैं उसी से फॉर्म्ड होते हैं, उसकी डिवीजन हो जाती हैं और उसके बाद हमारे पास न्यू सेल्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73. सेल इज मेड ऑफ option A nucleus, option B cytoplasm, option C cell membrane and option D all of them.
सो सेल की स्ट्रक्चर के को हम अगर हम ड्रा करें तो उसमें ही हमें पता चल जाएगा कि सेल इज मेड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स और हाउ मेनी ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, इसमें से ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विड है, और भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्ट और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अगर हम ये बात यहाँ पर देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें से डीएनए, क्रोमोसोम, ये सारे जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास जितने भी हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हुआ, ये साइटोप्लाज्म, cytoplasm is a liquid between nucleus and cell membrane, and this is cell membrane. ये एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस. सो all three options are included in cell. So we can also say that cell is made of nucleus, cytoplasm, cell membrane, and D, all of them. So option D is the correct option, which is all of them. आगे क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, hypothesis of Virchow was supported by option A Louis Pasteur, option B Schwann, option C Robert Brown, and option D Robert Hooke. सबसे पहले हाइपोथेसिस ऑफ विर्चो को मैं डिस्कस करूंगी कि विर्चोस की कौन कौन सी हाइपोथेसिस थी. विर्चो की हाइपोथेसिस थी कि omnis cellula is cellula, यानी all cells come from cell. उसने अपनी हाइपोथेसिस दी omnis cellula is cellula, यानी all cells come from cell, यानी all cells come from pre-existing cell, which Virchow did not believe in germ theory of diseases. So Virchow fought the germ theory of Pasteur. He believed that disease tissue was caused by breakdown of order within cell and not from invasion of foreign organism. He can also stated that just animals are unable to arise without previously existing animal cell are also unable to arise without previously existing cells. जैसे कि उसने एनिमल्स की एग्जांपल दी कि जैसे एनिमल्स की एनिमल जब हमारे पास अराइज होते हैं तो वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एनिमल से ही अराइज होते हैं. अगर एनिमल्स पेरेंट्स ना हो तो डॉटर्स किस तरह हमारे पास बनेंगे. इसी तरह उसने सेल की भी बात की कि सेल, न्यू सेल जो है वो भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं. तो इस बेस पर उसकी हाइपोथेसिस को किसने सपोर्ट किया? लुइस पास्चर. वो ये दोनों जो है अपने स्टेटमेंट में करेक्ट थे, बट विर्चोस को अपनी हाइपोथेसिस टिक नहीं लिख रही थी. लेकिन जब उसने एनिमल्स की एग्जांपल दी कि हमारे पास न्यू एनिमल जो है वो प्रीवियस एग्जिस्टिंग एनिमल से ही अराइज होते हैं, तो उसी तरह उसने सेल का भी हवाला दिया कि हमारे पास न्यू सेल भी है जो है वो भी प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं. तो उसके इस हाइपोथेसिस को लुइस पास्चर ने सपोर्ट किया. तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, विच इज लुइस पास्चर. Question number 75. The abiogenesis theory postulates that living things are formed from option A living things, option B non-living things, option C both A and B, and option D none of the above. Abiogenesis theory. Abiogenesis theory हमारे पास क्या है जी? Abiogenesis. Life arose from non-life more than 3.5 billion years ago on Earth. यानी नॉन लाइफ की ओरिजिन जो है वो नॉन लाइफ से हुई है 3.5 बिलियन ईयर्स एगो. जब ये अर्थ हमारे पास एग्जिस्ट हुई तो उसमें नॉन लाइफ ऑर्गेनिज्म थे, जिससे लाइफ यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की
ओरिजिन हुई, तो उस थ्योरी को हम एबायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं, जिसके पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, विच इज ऑप्शन बी, एंड विच we can also say that the life originate from non life, and it also proposes that the first life forms generated were simple and through gradual process become इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, यानी स्टार्ट में जो लाइफ थी वो बहुत सिंपल थी, जो हमारे पास नॉन लाइफ थी, जो हमारे पास नॉन लिविंग थी, उस नॉन लिविंग से या नॉन लाइफ से हमारे पास लिविंग थिंग्स या हमारे पास लाइफ जो है उसकी ओरिजिनेशन हुई, उससे उसकी फॉर्मेशन हुई, और स्टार्ट में वो बहुत सिंपल थी, उसके बाद ग्रेजुअली और स्लोली जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ माइग्रेट हुई, और आज हमारे पास कम्प्लेक्स या लिविंग या लाइफ जो है हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो इस थ्योरी को हम एबायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं, जिसके पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि लिविंग थिंग्स आर फाउंड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, विच इज नॉन लिविंग थिंग्स। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 टू क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चन की समझ आपको आ गई होगी, और क्वेश्चन नंबर 76 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।